Hello guys, once again I welcome all of you on my channel. So today we are going to study a very important topic of physics, and that is gravitation and universal law of gravitation, ULG, right? So let's start it. So first of all I want to share all of you that what is matter. We all are very much aware about the matter. So इस दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट है, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके पास क्या होता है? एक मास होता है. एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स हैज देयर ओन मासेस. तो ग्रेविटेशन क्या कहता है? ग्रेविटेशन कहता है कि इस दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास होता है, मास अट्रैक्ट्स मासेस. एक मास जो है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है. जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडी हो या टेरेस्ट्रियल बॉडी हो. अगर हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल. सेलेस्टियल मतलब जितने भी आकाश में जितने भी चीजें हैं, जैसे आपका कॉमेट्स हो गया, एस्ट्रोइड्स हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गए, जितने हुए, ठीक है, वो सारे एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. इवन ये पेन है, ये पेन भी इस पेन को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज इसमें भी मास है और इसमें भी मास है. ठीक है, तो क्या बोलता है ग्रेविटेशन? क्या बोलता है कि मास जो है, एक मास जो है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है. मासेस अट्रैक्ट मासेस. तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन चलेंगे ग्रेविटेशन का करने, ग्रेविटेशन, राइट? ग्रेविटेशन में क्या बोला रहा? The universal force of attracting. Yes. Gravitation is between the matter is called gravitational. Gravitation is the force of universal force of attraction. Universal Force force of attraction acting between the matter. Very good. Attraction acts between the एक्ट से एक्टिंग दोनों भी कह सकते हैं, बिकॉज जो हमेशा एक्टिंग करता है, इसलिए हम लोग एक्टिंग लगा रहे हैं. सो द ग्रेविटेशन इज द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मैटर्स. वेरी गुड. मतलब कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट. ये खोजा कैसे? वैसे इसके पीछे एक कहानी है, जो न्यूटन वाला जो सेब का कहानी है. ये एक दिन अपने ऑर्चार्ड में बैठा हुआ था न्यूटन, उसके ऊपर आके सर पे ही गिरा सेब. बट आई डोंट बिलीव ये कैसा हो नहीं सकता, बिकॉज उसी के सर पे आके गिरा. ये माइट भी एक दंत कथा होता है. जो भी वो कथा उसके पीछे हमको नहीं जाना है, बट येस, हमको मेनली क्या करना है? ग्रेविटेशन के बारे में जाना है. तो ग्रेविटेशन एक्चुअली क्या है कि हर मास एक दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है. फाइन. सो ग्रेविटेशन हो गया. ग्रेविटेशन इज द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मैटर्स. एक मैटर से दूसरे मैटर के बीच में हमेशा, चाहे वो बड़ा मैटर हो या छोटा मैटर हो, हर चीज, दुनिया के जितनी भी चीजें हैं, वो सिर्फ ग्रेविट मतलब पृथ्वी जो अर्थ है वही एक अट्रैक्ट नहीं करती. एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स टू ईच अदर. अब हम ये कैसे होता है कि पृथ्वी अपने तरफ वो अट्रैक्ट करती है? उसका अभी एक न्यूटन साहब ने बताया था. इसको हम लोग बोलते हैं ULG. अब अर्थ ही क्यों दूसरे को अट्रैक्ट करती है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Gravitation. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन बहुत ही फेमस मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसमें क्या बोलता है? इसमें कहता है, अच्छा मैंने बताया कि ग्रेविटेशन में क्या होता है? एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, बट वो अट्रैक्ट करता कहाँ है ये भी एक जानना जरूरी है. मास तो बड़ा बड़ा हो सकता है. मान लो एक मास यहाँ है, एक मास हमने M1 लिया, इसका मास है इस ऑब्जेक्ट का, ये मास है M2. अब ये अट्रैक्ट कहाँ से करता है? तो उसने बताया था कि हर मास में क्या होता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. लाइक एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स देयर सेंटर. उसके सेंटर के बीच में लगाता है मास ये. ठीक है,
ये अपने सेंटर की, जैसे आप अगर मान लो एक हम लोग ये रस्सी में पत्थर बांध दिया और उसको चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है, एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन चेंज होगा, एक्सेलरेशन होगा तभी तो उसमें वेलोसिटी आएगी ना, मतलब उसमें मूवमेंट शुरू होगा। मूवमेंट शुरू होगा, होने के लिए एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो अनबैलेंस्ड फोर्स लगना ज़रूरी है। एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, तभी ऑब्जेक्ट में क्या होगी, मूवमेंट होगी, राइट। तो कहता है कि जो ये ग्रेविटेशन वाला फोर्स है वो हर के कहाँ लगता है, सेंटर में लगता है। तभी दुनिया जो है ना, तभी देखते हो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही हमारी जो मून है वो सन के चारों तरफ, ये अर्थ के चारों तरफ मूव करती है, ठीक है। प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव करते हैं, ठीक है। टाइड्स आता है तुम्हारा सन में, मतलब अब हमारे अर्थ में, ठीक है। उस सब का रीजन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ ऑपरेट होता है, उसके सेंटर में। सभी चीजें एक दूसरे को सेंटर की तरफ, जो मैट बताया था मैंने कि मासेज अट्रैक्ट मासेज, बट मासेज कहाँ से अट्रैक्ट करती है, उसके सेंटर से। इस सेंटर से इस, मतलब ये वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है इसको और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है इसको। अब जिसका, अब ये इधर क्यों जाएगा, ये इधर क्यों जाएगा, उसके लिए न्यूटन ने एक रूल दिया, उसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस रूल में न्यूटन साहब हमको बताते हैं, ठीक है, ये लिख लो, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, every body in this universe attracts every other object, ठीक है, every other object with, सभी एक फोर्स से, with a force, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ठीक है, with a force which is directly proportional to the product of their masses, of the particles mass. yes, product of their masses, and inversely proportional To the square of the distance. very inversely Between the particles. proportional to the square of the distance between them. Distance between, अब इसको समझते हैं क्या कहता है between them, मतलब कहता है कि इस दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करती हैं बस, बट उसके लिए एक रूल उन्होंने बताया कि जितना बड़ा मास होगा उसका, उन दोनों ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा मास होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में उतना ही ज़्यादा होगा। तो अर्थ चूंकि बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये पेन, अगर अर्थ और पेन में तुलना करेंगे तो अर्थ बहुत बड़ा है, नीचे अर्थ जो है बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। तो चूंकि जितना ही बड़ा बॉडी होगा उतना ही ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसको attract करेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर इन बॉडी के बीच में, इन दोनों बॉडीज के बीच में जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होगा, यानी मासेज अगर ज़्यादा हो जाएगा, मास ज़्यादा बढ़ेगा तो अट्रैक्शन जो है वो, मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होगा, और जितना ही दूर पे होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमेगा। ये उन्होंने बताया था, वो करना था। सो हमने क्या पढ़ा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो उसकी प्रोडक्ट ऑफ मासेज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मान लो अगर एक बॉडी है ये और दूसरी बॉडी है ये, राइट, इस बॉडी का मास है कैपिटल M, ये मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, ये चूंकि बड़ी बॉडी है और ये छोटा बॉडी है,
ये है छोटा बॉडी, इसका मास हम लोग मान रहे हैं m, क्योंकि ये बड़ा है अर्थ इसलिए इसका कैपिटल M मान लिए, और ये है छोटा इसलिए इसका स्मॉल m मान लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो है इसके सेंटर से अट्रैक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो बताया था। ठीक है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया R D, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो न्यूटन साहब बोलते हैं कि इसके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स को किससे डिनोट कर देते हैं, F से। तो F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कैपिटल M इंटू M, यही प्रोडक्ट हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट हो गया। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू M, स्मॉल m, मतलब इसका मास इंटू दिस मास। अगेन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर, इनवर्सली मतलब 1 बटा कर दिया, उल्टा हो गया तो 1 बटा R स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग मैथ्स में हटाने के लिए इसको क्या करते हैं, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जुड़ जाता है। अब यहाँ चूंकि हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम है कैपिटल G। ठीक है, कैपिटल G। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हटा करके हम लोग G से हो जाएगा G कैपिटल M इंटू M बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो G कैपिटल M इज इक्वल्स टू F स्क्वायर। ठीक है, और G इज इक्वल टू हो जाएगा, G इज इक्वल टू हो जाएगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय M इंटू M। ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम थे उनका नाम था, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, उन्होंने इसका वैल्यू दिया था, वैल्यू अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, अगर मान लो इसकी वैल्यू, इसका अगर हम लोग SI यूनिट निकालना चाहते हैं, ये देखो इसका अगर SI यूनिट हम निकालना चाहते हैं तो F का क्या होता है, G का अगर हम लोग SI यूनिट निकालेंगे तो F है, F का हम लोग क्या बताते थे, न्यूटन। SI यूनिट क्या था, न्यूटन। ये चूंकि डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मास है, ये भी मास है, दोनों मास का kg है तो kg स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा SI यूनिट क्या हो गया इसका, खुद से भी आप निकाल सकते हो SI यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये हो गया इसका SI यूनिट। ठीक है, और इसकी वैल्यू बताया था हेनरी कैवेंडिश साहब ने 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये बताया था उन्होंने। ठीक है, कैवेंडिश साहब ने। तो G की वैल्यू कितनी हो गई, 6 इंटू 67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस पर kg स्क्वायर। अब इसी के आधार पर आपका सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके बाद स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये समझ आ गया पूरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो बेहिचक काइंडली कमेंट इट ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर